जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 14th of November 25 and we are starting our today's lecture of ACCA F3। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और हमने कल किया था मटीरियलिटी। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। आज आपने पढ़ा है मटीरियलिटी बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें समझना है? इसके बुलेट पॉइंट बना लेते हैं कि मटीरियलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट तीन चार ही पॉइंट्स हैं, वो क्या है? ठीक है, होती क्या? इंफॉर्मेशन इज मटीरियल when it would affect the economic decision of the user taken on the basis of that information। फिर ये डिपेंड किस पे करती है? नेचर, अमाउंट पे और नेचर और सर्कमस्टेंसेस। अमाउंट कितनी है ये बताएगी कि मटेरियल है कि नहीं। नेचर, उसकी नेचर क्या है? अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो बहुत मटेरियल है, क्योंकि गवर्नमेंट तो 2 रुपए का भी आपने अगर आगे पीछे किया तो गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है, ठीक ठाक पेनल्टी डाल सकती है, तो वो ज़्यादा मटेरियल है। अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी के 2 रुपए का की गलती हो गई है आपसे तो वो इतनी मटेरियल नहीं होती। और सर्कमस्टेंसेस, किन हालात में ये हुई है। अगर आपका आईडी कार्ड कहीं गिरा मिलता है किसी को पुलिस वाले को, तो वो उसका बॉदर ही नहीं करेगा, उठा के आपको वापस भेज देगा या आपसे पूछ लेगा कि भाई फलां जगह तुम्हारा कार्ड गिरा था, क्यों गिरा था, क्या किया। लेकिन अगर आपका कार्ड वहां गिरा हुआ से मिलता पुलिस को जहाँ पे कुछ देर पहले ब्लास्ट हुआ है, तो फिर आप रगड़े गए। ऐसे ही है। फिर तो आपको बुला के पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि तुम्हारा कार्ड वहाँ क्या कर रहा था। तो सरकमस्टेंसेस, हालात क्या है। तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मटेरियल है कि नहीं है, डिपेंड करता है अमाउंट पे, नेचर पे और सर्कमस्टेंसेस पे। ये चीजें बस आपने याद रखनी है, पूरी डिटेल रखने की जरूरत नहीं होती। नीचे उसने एग्जांपल दी थी, वो आपने पढ़ ली होगी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी हमने कर लिया था, ठीक है ना, वो याद है? बल्कि मैंने पहले बताया था, इसे पढ़ लेते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या था? कि चीज की लीगल फॉर्म को ना देखो, ये देखो कि उसकी है हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, सब्सटेंस क्या है, उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, फाइनेंशियल रियलिटी क्या, फाइनेंशियली क्या वो चीज आपकी है, लगती है कि नहीं लगती। So, as noted earlier, if information is to be presented faithfully, the economic reality must be accounted for and not just the strict legal form। बस इसे पढ़ लेना है। एग्जांपल है, गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कल दूसरा बच्चा बता रहा था, वैस मिक्स कर रहा था। गोइंग कंसर्न कि मैं जिस कंपनी की, जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये गोइंग बिजनेस है। तो कब गोइंग बिजनेस नहीं होता? जब आपको लगे कि ये तो बंद होने वाला है। और क्यों बंद होने वाला है आपको लगता है? या तो उनकी अपनी नीयत है, उन्हें कोई और अच्छा बिजनेस नजर आ गया, वो कहते हैं यार हम खाम खा फजूल बिजनेस में पड़े हुए हैं, इसे बंद करके नया काम शुरू करते हैं। ऑल दो कि ये काम भी प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, यहाँ प्रॉफिट कम होता है, ये चीज बेच के पैसा इकट्ठा करके मैं दूसरा काम शुरू करता हूँ। इसका मतलब उनकी है, उनकी नीयत है बंद करने की। तो इसका मतलब है उनकी जब नीयत है तो अगले 1 साल बाद तो ये नहीं होगा बिजनेस, 2 4 6 8 महीने में बंद कर देंगे, तो फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं है। दूसरी रीजन क्या होती है? कि वो तो बंद नहीं करना चाह रहे, लेकिन मजबूरी बन गई है बंद करना। क्यों? लॉस होगा। लॉस हो रहा है, ठीक ठाक लॉसेज हो रहे हैं, 3 4 साल तो चला लिया, अब उनकी खत्म हो गई, कैपेसिटी खत्म हो गई, अब उनका सब्र खत्म हो गया। कहते हैं यार इससे तो बेहतर है कि ये टेंशन लेके बैठा हूं मैं, पैसा आता नहीं है, जेब से लगाना पड़ता है, तो बंद करूं। तो ये उनकी नेसेसिटी हो गई है, जरूरत बन गई है बंद कर। और क्या रीजन हो सकती है? कि गवर्नमेंट ने उस बिजनेस को इलीगल करार दे दिया है। अभी तक तो ठीक था, अब जब गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया तो जाहिर है बंद करना पड़ेगा। खुद तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी बन गई। तो इसका मतलब है कंपनी कब गोइंग कंसर्न होगी? वेल इट विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल, सामने, जहां तक देखा जा सकता है, जहां तक पीरियड में, जमाने में आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक एस्टिमेट तैयार करना चाहें कि फ्यूचर में क्या होगा, अंदाजा लगाना चाहें तो कितने पीरियड का लगा सकते हैं? जनरली 6 मंथ 6 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर। 1 साल के बाद हमें नहीं पता, दुनिया बहुत तेजी से चेंज होती है। तो उन्होंने यार्डस्टिक बनाई है 1 ईयर, कि इफ यू कैन फोरसी दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मींस फॉर जनरली एटलीस्ट 1 ईयर, तो हम कहते हैं ये गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर ये हमें नहीं लगता कि 1 साल तक चलेगा, और उसकी रीजन दो ही हो सकती हैं, या तो आपकी इंटेंशन है बंद करने की, या आपकी नेसेसिटी है। इंटेंशन या नेसेसिटी। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी बताया था, इंटेंशन का क्या मतलब है? नियत। नीयत। और नेसेसिटी, जरूरत, जरूरत। मजबूरी। यस। मुझे मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं हुआ, मैं तंग आ गया उस बिजनेस से, यस। मुझे शौक ही नहीं रहा इस बिजनेस का, तो मेरी नीयत बंद करने की है, मजबूरी कोई नहीं थी। और नेसेसिटी कब आती है? जब लॉसेस में है। लॉसेस। अब मैं ना भी चाहूं तो मुझे बंद करना पड़ेगा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो।
तो वो कहता है हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी, इसमें दोनों एस्पेक्ट कवर कर दिए, ठीक हो गया। तो अगर अगले एक साल तक बिजनेस कंटिन्यू करता है और हमें लगता है कि मैनेजमेंट की ना इंटेंशन है ना नेसेसिटी है कि वो इसे बंद करे, तो फिर ये गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं। नहीं है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है अकाउंटिंग में कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है? हम तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, कि अकाउंटिंग इसकी कैसे होनी है। हम ओवरऑल कोई बिजनेस को एनालाइज तो नहीं कर रहे, ठीक है, हम कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे, हम तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है? मुझे बताएं। सर शोभा, सोच के बताएं। ये तो चीजें होती हैं जो जहन में बैठ जाएं तो फिर कभी नहीं भूलती हैं, और बड़ी क्लियर क्रिस्टल क्लियर लॉजिक आपके पास होती है। क्यों? मुझे अकाउंटिंग करते हुए कि इस चीज को देखने की क्या जरूरत है कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं? अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग का, चीजें रिकॉर्ड करनी है, क्या फर्क पड़ता है? सर अकाउंटिंग उसमें प्रॉफिट लॉस का तो पता लगेगा। हाँ, तो वो तो दोनों में पता लगेगा बेटा। आपने तो आज की अकाउंटिंग करनी है ना, एक साल बाद बंद होना है, 6 महीने बाद बंद होना है, वो तो बंद होना है तो देख लेंगे, उसकी भी अकाउंटिंग हो जाएगी। आप तो आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आज आप बैलेंस शीट बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, तो क्या अगर ये गोइंग कंसर्न है तो बैलेंस शीट किसी और तरह बनेगी, और इनका अगर ये गोइंग कंसर्न नहीं है तो बैलेंस शीट किसी और तरह बनेगी। तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? फिर क्यों हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? इसे अकाउंटिंग से रिलेट कैसे किया जा सकता है? मेरा ये सवाल है। सवाल समझ आ गए? बताओ। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। हमने बैलेंस शीट में क्या कहा था? हमें कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है? फेयर प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन। क्या मतलब है इसका? सर चीजों को क्रिस्टल क्लियर बताएं, सही अंदाज में बताएं, लोगों को सही मैसेज मिले। बैलेंस शीट में क्या होते हैं? एसेट्स। एसेट्स को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए? कौन सी वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो होना चाहिए एसेट्स को? एसेट्स को सर डेबिट नहीं, और डेबिट नहीं होना चाहिए, वैल्यू उसकी अमाउंट कौन सी आनी चाहिए बैलेंस शीट में एसेट की? सर फेयर जितने पे खरीदा था, या मार्केट वैल्यू पे आने चाहिए? सर एसेट्स की जीता था। वो फर्ज करें मैंने 3 साल पहले खरीदा था 20 करोड़ का, और वो मैंने डिप्रिशिएट करते हुए आज हो गया 15 का, तो बैलेंस शीट में तो 15 करोड़ का होगा। यस ऐसे सर। ही है। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू 12 करोड़ है तो फिर फिर तो सर मार्केट वैल्यू है। हमेशा IAS 16 क्या कहता है? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट। IAS 16 पढ़ा कि नहीं भी? अच्छा नहीं। देखें, अब ये बहुत ही लॉजिकल बात है, इस लॉजिक को समझो। एक एसेट मैंने लिया, 3 साल पहले लिया था, 15 करोड़ का लिया था, तो कितने का रिकॉर्ड है? 15 का ही। एंट्री तो पूरी होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो 15 से कम ज्यादा पे हो ही नहीं सकता। 3 साल गुजर गए, आज मैंने एसेट की जो बुक वैल्यू देखी, डिप्रिसिएशन तो पड़ी है ना थोड़ी सी, कि नहीं पड़ी? डिप्रिसिएशन का माइनस करके बुक वैल्यू निकाली, तो मैंने जो 20 करोड़ का खरीदा था आज वो 15 करोड़ का, तो मैंने 15 करोड़ का शो कर दिया। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है? कॉस्ट। कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। इसकी मार्केट वैल्यू से 12 करोड़ है। तो अब मैंने बैलेंस शीट तो लोगों को देनी है, लोगों ने देखना है इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं जी, 15 करोड़ के एसेट्स। और लाइबिलिटीज कितनी है ना, लोगों को कितने पैसे देने हैं जी? 8 करोड़ देने हैं। तो ये दे रही है, लेकिन क्या एसेट मार्केट में क्या है? वाकई 15 का है? नहीं, वो तो 12 का है। तो मैं लोगों को धोखा नहीं दे रहा। मैं 12 करोड़ की चीज को 15 करोड़ का पेश कर रहा हूँ लोगों के सामने, ताकि आओ मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मेरे पास 15 करोड़ के एसेट्स हैं। मुझे बताना तो 12 चाहिए, टेक्निकली तो यही बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब उसका फिर हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा जी फिर आपके पास दो मॉडल्स हैं, हम पढ़ेंगे। या तो एसेट को कॉस्ट पे शो करते जाओ, 15 से 12 पे ना लाओ, लोगों को 15 ही बताओ। क्यों? क्योंकि आपने एसेट कौन सा बेचने के लिए खरीदे हैं? ये बोले जो बड़े एसेट हैं तो आपने इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं, मशीनरी है, यूज करोगे, प्रोडक्शन होगी। तो अगर आप 15 करोड़ की चीज़ और लोगों को बता देते हो कि मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, मैं बुक पे मार्केट वैल्यू शो नहीं करा, तो लोगों की तसल्ली हो जाएगी। लोग कहेंगे ठीक है चलो, इसने 12 में क्यों नहीं किए, कौन सा बेचने के लिए खरीदा है। ठीक है, तो आप 15 पे भी शो कर दोगे तो लोग मान जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं यार। मार्केट वैल्यू तो उस वक्त ली जाती है ना जब कोई आपने चीज फौरी बेचनी हो। लेकिन जो आपकी इन्वेंट्री है वो कौन सी वैल्यू पे शो होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। पढ़ा था कि नहीं? अब वो क्यों इस पे होती है? वो हमेशा कॉस्ट पे नहीं होती। वहां कॉस्ट और वैल्यूएशन मॉडल नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसने 2-3 महीने बाद सेल हो जाना है, करंट एसेट है। करंट एसेट हमेशा अपनी मार्केट वैल्यू के करीब ही शो होना चाहिए। तो वो कहता है कि हर साल देखो कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर वो कम है तो उस पे ले लो।
लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो ये नहीं कहता, क्योंकि मकसद क्या है, इन्वेंट्री क्यों बनाई गई है, बेचने के लिए। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म एसेट बेचने के लिए खरीदे हैं, नो, यूज के लिए, तो वो थोड़ा सा मार्जिन आपको दे देते हैं। ठीक है ना। और मार्जिन क्यों देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट आपने यूज करने हैं और वहां से प्रोडक्शन लेनी है। लेकिन अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती और आपको पता है कि 6-8 महीने में सेल हो जाने हैं एसेट, तो इन्हें फिर मार्केट वैल्यू पे नहीं आ जाना चाहिए। लॉजिक समझ आ रही है। अगर जो कंपनी गोइंग कंसर्न, तो आप कह सकते थे मैंने तो बेचने के लिए खरीदा ही नहीं, मैंने तो इस्तेमाल के लिए खरीदा, तो मैंने कॉस्ट पे शो किए हुए हैं, लोग मान जाते। अब तो लोगों को आपने बता दिया मैं गोइंग कंसर्न ही नहीं हूँ, मैं तो 6 महीने में बंद हो रहा हूँ, तो लोग फिर आपसे कहेंगे कि फिर अपने एसेट कॉस्ट में ना शो करो, मैं बताओ जो बेचोगे तो कितने के बिकेंगे, तुम तो बेचने पे आ गए हो। तो फिर जो अब अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहते तो आपकी बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे आ जाती है, मार्केट। लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न है तो फिर आपकी बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे होती है, जनरली कॉस्ट पे भी हो तो लोगों को परवाह नहीं होती, तो आपकी अकाउंटिंग की बेस ही बदल जाएगी। आप समझ आई लॉजिक, कि गोइंग कंसर्न है तो उसका अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ता है, और गोइंग कंसर्न नहीं रही तो अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे, इफ द कंपनी डज नॉट रिमेन गोइंग कंसर्न, व्हाट वुड, हाउ वुड इट अफेक्ट द अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी, तो क्या जवाब दोगे। सर अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती हाँ, तो उसकी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, हम तमाम ट्रांजैक्शंस को कौन सी वैल्यू पे ले आएंगे, तो मार्केट मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे, हम उसे कॉस्ट पे नहीं और अगर वो रखेंगे। गोइंग कंसर्न जाती है तो तो वो वो अपने कॉस्ट कॉस्ट पे पे होती चलती है। चल जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कॉस्ट पे इशू होते रहेंगे, वो आपके पास ऑप्शन होती है। अब लॉजिक समझ आ गई कि नहीं। यस सर। ये होती है गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो सिर्फ अपने रट्टे नहीं लगाने बचे, उसने जो चीज़ पढ़ा रहा है और उसने आपके इसमें डाली है प्रीफेस में, या इसमें इसमें डाली है, ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेमवर्क में डाली है, तो कोई रीज़न है। यस। अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, आम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। तो आपने इनसे समझना है कि इसका अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक बनता है। आगे आ जाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये भी हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, ओनर की नहीं कर रहे, ये याद रखना है। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दीज आर इनकर्ड, वी शुड नॉट वेट फॉर पेमेंट। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज अर्नड, वी शुड नॉट वेट फॉर द रिसीट। रिसीट, इनकम तो रिसीव होती है ना, एक्सपेंस पे होता है, इनकम रिसीव होती है। तो ये आपने पढ़ लेना है। इसके बाद आगे आगे प्रूडेंस, ये भी मैंने कहा था, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट बिकम प्रोबेबल दैट वी मे हैव टू पे देम या इनकर देम। हमें अभी कंफर्म नहीं है कि एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत चांस नजर आ रहा है कि हमें देना पड़ेगा। तो कंफर्मेशन का इंतजार ना करो, आज ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। बट इनकम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस एंड until इट becomes virtually certain that we have earned the income। इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक ये सर्टन ना हो जाए कि हमने ये कमा ली है। अंदाजे से या सिर्फ उम्मीद पे रिकॉर्ड ना करो। जबकि एक्सपेंस के अगर चांसेस हो जाए कि ये देना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, शायद ना देना पड़े, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यस सर। बच्चे किधर थे आप, क्यों लेट हो गए। सर वो रोड बन गया। वो जल्दी निकला करो ना, आधा घंटा तुमने लेट कर दिया। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी, कल पढ़ा था। मुस्तकिल मिजाजी के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, वो एक साल दूसरे साल तीसरे साल एक ही होना चाहिए, जंप ना करते रहो। यस। एक साल एक मेथड, एक साल खास टॉपिक, क्या वर्ड यूज करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अदर। ठीक हो गया। तो इसे पढ़ना है सारा, फिर मुझे समझाना भी है, मैं जानबूझ के आपको बेस दे रहा हूँ, बाकी आपने पढ़ के समझना है कि ये क्या कह रहा है, क्या है वो यही रहा है, लेकिन वो एग्जांपल्स दे के चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझा रहा है, तो आपने पढ़ना जरूर है। और जो फिक्रा समझ नहीं आता तो मुझसे पूछना है। ऑफ सेटिंग अब हमने कल नहीं किया था, ऑफ सेटिंग, ऑफ सेट करने का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, ऑफ सेट करना। सन कर। ना 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 ना, वो तो शट डाउन होता है। ऑफ सेट, मैंने आपके 2 लाख रुपए देने हैं और मैंने आपसे 2.5 लाख लेने हैं। आपको देने कितने हैं, मैंने 2 लाख, और आपसे लेने कितने हैं, 2.5 लाख। तो फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे ऑफसेट करें, कैसे खत्म करें, हम क्या करें। 50,000 दे दें। आप 50,000 मुझे दे दो, तो मेरा 2 लाख और आपका ढाई एडजस्ट हो गया। यस। इसे कहते हैं ऑफसेटिंग। ऑफसेट कर देना, आपस में एडजस्ट कर देना। अब मैंने देने इन्हें हैं 2 लाख, लेने आपसे हैं 2.5 लाख, मैं इसे ऑफसेट कर सकता हूँ, नहीं। नहीं। तो ऑफसेट करने के लिए क्या जरूरी है, एक ही पार्टी से लेने भी हो, उसी पार्टी को देने भी हो, तो अलाउड है कि इन चीज़ों को आपस में ऑफसेट कर दो, अकाउंटिंग में ये अलाउड है। यस सर। जैसे मैंने आपको उधार सेल्स की, ठीक है, मैंने आपको 20 लाख रुपए की सेल्स की, फिर मुझे लगा कि यार 20 में से आप 4 लाख नहीं दे सकोगे,
मुझे लगता है आपके हालात ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है 20 लाख जो आपने मेरा देना है उसमें से 4 लाख नहीं दे सकोगे, तो फिर मुझे मिलने के चांसेस कितने हैं? 16 लाख। यस सर। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहती है? 4 लाख का एक्सपेंस बुक कर लूं कि ना करूं? सर चार प्रूडेंस लाख का एक्सपेंस कहती है। होने के चांसेस तो हैं कि नहीं है? ये एक्सपेंस हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, आपने कहा नहीं मुझे कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं दे सकेंगे। एक्सपेंस भी टाइम रिकॉर्ड कर। एक्सपेंस वही ना, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, तो मुझे 4 लाख का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि नहीं, कि करना मेरा चाहिए। 4 लाख का लॉस हो गया है, ऑल दो के अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्यों? प्रूडेंस ये कहती है। तो अब मैंने एक तरफ क्या रिकॉर्ड किया? एक्सपेंस या लाइबिलिटी 4 लाख, और दूसरी तरफ मेरे पास रिसीवेबल है आपका 20 लाख। तो क्या मैं 20 लाख मनफी 4 लाख 16 लाख शो कर सकता हूँ बैलेंस शीट में, कि यस। मैंने इससे 20 नहीं लेना 16 लेना है? तो यस। ऑफसेट हो गया आपस में। यस। अब अगर मैंने लेने आपसे 20 लाख है, मैंने आपको चीजें 20 लाख की आपको बेची हैं, लेकिन शुभम मुझे इसकी तरफ से कि ये 4 लाख नहीं देगा, तो आपके 20 लाख में से इसके 4 लाख की लाइबिलिटी को निकाल सकता हूँ? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है ऑफसेटिंग कब होगी? जब एसेट और लाइबिलिटी दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो। यस। ठीक है, तब ऑफसेटिंग होगी। ये नहीं कि एसेट कोई और है लाइबिलिटी कोई और है तो आपस में ऑफसेट कर दो, नेट ऑफ कर दो, ये नहीं करना। ये ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया? यस। तो इसे आपने एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ऑफ सेटिंग आपस में सेट ऑफ कर देना, सेट ऑफ मतलब आपस में एडजस्ट कर देना। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे आता है डुअलिटी। डुअलिटी होता है डुअल से निकला है, दो, डबल। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। आपने डबल एंट्री तो पढ़ी थी क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं ये लैपटॉप खरीदता हूँ 1.5 लाख रुपए का, तो क्या डबल एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? लैपटॉप। लैपटॉप। क्रेडिट क्या होगा? कैश। तो डबल इफेक्ट आ गया। एक तरफ लैपटॉप डेबिट हुआ और एक तरफ कैश क्रेडिट हुआ। ये है डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री में डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कम से कम कितने अकाउंट हेड चेंज होते हैं? दो दो। दो, या कम से कम दो अफेक्ट आते हैं। अकाउंट हेड एक भी हो सकता है, लेकिन अफेक्ट दो आते हैं। ठीक है ना? एक अकाउंट हेड ही कह लें, एक अकाउंट हेड डेबिट होता है, एक अकाउंट हेड क्रेडिट होता है। ये है डुअलिटी का कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग में जब भी डबल एंट्री में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो हर ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट हेड को छेड़ेगी? कम से कम दो को छेड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है डुअलिटी का। डुअल, दो। ठीक है, इसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट वैल्यू। ये वही वाली बात, मैंने कहा था लॉन्ग टर्म एसेट मैंने दो 3 करोड़ का खरीदा तो कितने का रिकॉर्ड करूंगा? 3 करोड़। 2 साल बाद मैं उसे डेप्रिसिएशन माइनस करके 2 करोड़ 80 लाख का शो कर दूंगा। तो क्या मैं इसे हर बार मुझे मार्केट वैल्यू पे लाना चाहिए? तो नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदे, इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं। तो मैं लोगों को कह सकता हूँ, बता दूं कि भाई मैंने कॉस्ट पे रखे हैं, मैंने इसे मार्केट वैल्यू पे नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? मैंने कौन सा बेचने हैं? तो लोग मान जाएंगे और अलाउड है। ठीक है ना? ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने का खरीदा था, वही चीज आप रिकॉर्ड करते हुए आगे ला रहे हो, तो इसे कौन सी बेसिस कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। दूसरी बेस क्या है कि नहीं यार, मैं तो हर 3 महीने 3 साल बाद इसे मार्केट के हिसाब से अपडेट कर लेता हूँ। मैंने खरीदा था 20 करोड़ का, 3 साल बाद मैंने वैल्यू लगाई तो ये हो गया 22 करोड़ का, मार्केट में 22 करोड़ का है। मैंने इसे 20 से 22 पे ले आया हूँ, अब मेरी बैलेंस शीट में कितना शो हो रहा है? 22। 1 साल बाद फिर मैंने रिवैल्यूएशन की, पता चला ये 18 का है मार्केट में। अब मैं 22 से किस पे ले आया हूँ? 18। तो मैं अपनी बुक्स में अपडेट कौन सी रखता हूँ? फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो ये मेरा कौन सी बेसिस है? करंट वैल्यू बेसिस। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने 20 करोड़ का खरीदा था, मैं 20 का ही शो करूंगा, लोगों को बता दूंगा कि बस मैंने तो 20 करोड़ का ही रखा है क्योंकि ये कॉस्ट है, मैंने कौन सा बेचना है, तो ये कौन सी बेसिस हो गई? हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ आ गई? जितने की चीज खरीदी थी रिकॉर्ड की थी, अब उसी पे कंटिन्यू करते जाओ, तो कौन सी बेस होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन अगर आप कुछ अरसे बाद उसे रीवैल्यू करके उसे मार्केट वैल्यू पे रखो, और जनरली मार्केट वैल्यू पे रखो, तो कौन सी वैल्यू है? करंट वैल्यू या रिवैल्यूड रिवैल्यूएशन पे मॉडल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, इसे हमने पढ़ लेना है। ठीक हो गया? शाबाश। ये दोनों बेसिस चलती हैं, लेकिन सर्टन केसेस में तो लाजमी है कि मार्केट वैल्यू पे लाओ, लेकिन सर्टन केसेस में उसने आपको ऑप्शन दिया है कि चाहो तो कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो, चाहो तो मार्केट वैल्यू पे ले आओ, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपने एक बार मैं पढ़ देता हूँ और आपने मुझे जवाब देना है, फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली टेंजिबल एसेट्स दोज विद फिजिकल सब्सटेंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेंजिबल कौन से होते हैं? इनको टाइम। जिसको टच किया जा सके। कहता है सिर्फ वही एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, इनटेंजिबल नहीं होते। इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिन्हें छेड़ा ना जा सके, देखा ना जा सके। मसलन, मसलन गुडविल,
मैं अगर ये फर्ज करें, अल्लाह ना करे, मैं इस पैक को बेचता हूँ, तो इस पैक में जितने ये एसेट्स हैं इनकी कोई मार्केट वैल्यू होगी, इस दरवाजे की, टेबल की, Yes. कोई ना कोई वैल्यू होगी। इन सब की वैल्यू है फर्ज करें 70 लाख। तो क्या जब मैं पैक बेचूंगा तो मैं 70 लाख का बेचूंगा? नहीं, मैं हो सकता है करोड़ का बेचूं। बाकी 30 लाख मैं किस चीज़ का ले रहा हूँ? अपनी रेपो का। कि जो भी आएगा उसे बने बनाए स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो ये 30 लाख तो नाम का ले रहा हूँ, ये भी एक एसेट है कि नहीं, इसकी वैल्यू लग रही है। लेकिन क्या मैं गुडविल को देख सकता हूँ? नहीं, सिर्फ फील कर सकता हूँ कि हाँ गुडविल है। तो ऐसे एसेट क्या होते हैं? इंटेंजिबल। तो ऐसे एसेट क्या बैलेंस शीट में नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि कैसे लाने हैं। तो ये गलत है। सिर्फ टेंजेबल एसेट बैलेंस शीट में शो नहीं होते, इंटेंजेबल एसेट भी शो होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। नंबर टू, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स दैट द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ इट डिफर्स फ्रॉम द लीगल फॉर्म। राइट और रॉन्ग? आराम से पढ़ के बताओ। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? फेथफुल, सही मतलब सही है। रिप्रेजेंट करो। सही रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? कि चीज़ों को लीगल फॉर्म के हिसाब से ना देखो, हकीकत भी कमर्शियल हकीकत जो है उस हिसाब से देखो। तो फिर ये सही है कि गलत है सेकंड? सही गलत। क्यों? क्या लिखा है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स दैट द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ दिस डिफर्स फ्रॉम द लीगल फॉर्म। तो फिर सही है कि गलत है? कहना क्या चाह रहा है, पहले इसकी उर्दू ट्रांसलेट करो सिंपली। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अफेक्ट किसी ट्रांजैक्शन का हमेशा दिखाया जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे इसका जो लीगल फॉर्म है डिफरेंट भी हो, मुख्तलिफ भी हो, लेकिन आप सिर्फ कमर्शियल इफेक्ट दिखाओ। ये बात सही है कि गलत है? गलत। कैसे? फिर सही बात क्या है? सही बात क्या है? सर इसमें ये कह रहा है कमर्शियल इफेक्ट से। सर उसमें कमर्शियल इफेक्ट नहीं होता, उसमें दोनों होते हैं। लीगल फॉर्म होती है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहते हैं? सर लीगल फॉर्म नहीं होती। हाँ फिर? सर लीगल फॉर्म नहीं होती क्योंकि उसमें जो फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से कार ली है। वही बात कर रहा हूँ ना। उसकी वो तो लीगल फॉर्म क्या है? कार किसकी है? बैंक लीगली बैंक की है। बैंक लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे मेरे हैं। मेरे। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरा एसेट है कि बैंक का है? सर बैंक है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग के हिसाब से से। मेरा है, तो हमें तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो यही कहता है ना। तो कमर्शियल इफेक्ट का मतलब क्या है? कि उसका कमर्शियल फायदा या नुकसान किसका है? कमर्शियल इफेक्ट का यही मतलब है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कमर्शियल इफेक्ट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड इवन इफ लीगल फॉर्म इज डिफरेंट। वो यही कह रहा है ना, कि अगर यस। लीगल फॉर्म कुछ और भी है लेकिन आप हमेशा कमर्शियल इफेक्ट देखो। यही कहना चाह रहा है कि नहीं? यस। तो फिर सही है कि गलत है? सही है फिर सर। तो सही है। आप कह रहे थे गलत है, फिर सही है। वो यही तो कहता है कि कमर्शियल इफेक्ट देखो, लीगल फॉर्म सिर्फ ना देखो। असल में कमर्शियल इफेक्ट जो है उसके मुताबिक अकाउंटिंग करो। तो वो यही तो कहना चाह रहा है। देखो, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मींस दैट द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन मस्ट ऑलवेज बी शोन। हमेशा कमर्शियल इफेक्ट शो किया जाना चाहिए इवन इफ इट डिफर्स फ्रॉम लीगल फॉर्म, चाहे वो कमर्शियल इफेक्ट लीगल फॉर्म से फर्क भी है। लीगल फॉर्म कुछ और कहती है, कमर्शियल इफेक्ट कुछ और कहता है, तो भी कमर्शियल इफेक्ट ही दिखाओ, लीगल फॉर्म के हिसाब से ना चलो। अगर कमर्शियल इफेक्ट और लीगल फॉर्म सेम है फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना, फिर तो शो हो जाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल इफेक्ट कुछ और है और लीगल फॉर्म कुछ और है, तो क्या दिखाओ? कमर्शियल इफेक्ट। तो बात ठीक कर रहा है। और तीसरा, थर्ड, Accrued principal means that the entity gives the profit that ये is not. ये ना डाल है, ये नहीं डाल है। ठीक हो गया। द आई कैप नहीं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा लिखो। ठीक हो गया। और was enrolled as a regular in campus, in के बाद गैस स्पेस लगाओ। जी। और क्या डैश लगाओ। जी। स्टूडेंट, स्टूडेंट एट द प्रोफेशनल कॉमर्स इस्लामाबाद में लिखो ना। सर ये आगे इसको कर नहीं, वो अंदर, बाहर इस्लामाबाद, अंदर बेशक ना लिखो। ठीक होगा। ये कैंपस की जरूरत नहीं है, बाहर इस्लामाबाद। जी। यहाँ दो स्पेस,
फुल स्टॉप के बाद स्पेस होती है। जी शी अटेंडेड एंड पास आई कैप सी ए लेवल 1 प्री रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन। शी अटेंडेड आई कैप लेवल 1, इसे ब्रैकेट में कर दो। जी ठीक है, ब्रैकेट में कर दो। ऑफर्ड, ऑफर्ड application of the WordPress means that people including most of topics she attended classes of, ठीक है, एंड पास में भी हो, एंड अटेंडेड क्लासेस ऑफ आई कैप सी ए लेवल 1, ठीक है, जी एग्जामिनेशन, नहीं, क्लासेस ऑफ दिस एंड क्लासेस ऑफ ये, बल्कि मैं लेके देता हूँ, ये मुझे भेज दो यार, मैं खुद ही चेंज करके आपको भेज देता हूँ, जी अच्छा मुझे व्हाट्सएप कर दो। जी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। Yes, sir. तीसरे का बताए, तीसरा गलत है कि ठीक है? Application of the QoS principles to different entity website topics. That's it to not एक्रूअल होता क्या है ये पहले बताओ, व्हाट इज एक्रूअल? इसे हमें बार बार पढ़कर याद रखना है, मैंने आपको समझा तो दिया लेकिन आप भूल जाओगे। एक्रूअल क्या होता है? revenues are in होते तो अगर एक्सपेंस हो तो इनका उसी टाइम राइट करो। उसे रिकॉर्ड कर लो, उसकी पेमेंट का इंतजार ना करो, Yes. और रेवेन्यूज अगर होते हैं तो उन्हें फौरन रिसीव कर लो, उनकी रिसीट का इंतजार ना करो। Yes. यही है ना? Yes. तो ये जो लिख रहा है, क्या ये उसका सर पैर बनता है? क्या ये वही चीज बता रहा है या कुछ और ही बात कर रहा है? ये तो कुछ और ही बात कर रहा है, तो ये गलत है। पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा ठीक है, तो कौन सा जवाब ठीक है? टू ऑन। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको बहुत सी चीज़ें स्किप करवाता हूँ ताकि घर जाके पढ़ो और फिर मुझसे आके सवाल करो, सर ये लिखा है ज़रा समझा दें। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना? पढ़ो और मेरे पास आओ चीज़ें पढ़ के। चलो आगे चलते हैं जनाब। आगे है जी, चैप्टर समरी खत्म हो गई। सोल ट्रेडर, तीन तरह के बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी पे। तीनों में से क्या लिखा है? तीनों ऑपरेट एज बिजनेस होते हैं, एक बिजनेस के तौर पे ऑपरेट करते हैं, दूसरे अल्फाज में ये एक बिजनेस है, बिजनेस की अकाउंटिंग होनी है, इनके मालिकों की अकाउंटिंग नहीं होनी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी। शाबाश। आगे लिखा है अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस, तो वो मैंने बता दिया। नीचे अकाउंटिंग में क्या लगता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होनी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपने सारी एंट्रियां करनी है और सारी रिसीट, पेमेंट, एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करनी है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे डील करती है? रिकॉर्डिंग से। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे डील करती है? कैलकुलेशन से, प्रॉफिट निकाल, कॉस्ट निकालना और देखना कौन सी चीज़ कितने में पड़ी, उसमें क्या उसकी कॉस्ट में डालना है क्या नहीं डालना, वो जो आपके ऑपरेशंस होते हैं ना उससे डील करती है ज़्यादातर, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग से डील करती है तमाम चीज़ों को, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग से डील करती है। फिर उसके नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नीचे उसने क्या डाल दिया? यूजर्स कौन होते हैं हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेन स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? पांच। इन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स? कंपोनेंट कंपोनेंट्स। और एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो भी पांच ही हैं इत्तेफाक से, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और आखिर में हमने क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वो कितनी किस्म की होती हैं? दो, बेसिकली फंडामेंटल और एनहेंसिंग। फंडामेंटल में होती हैं दो या तीन, वो आपने याद कर लेंगे, एनहेंसिंग में ज्यादा हैं, एक बार आपने पढ़ लेंगी। क्लियर हो गया? ये हमारा चैप्टर था। थी तो थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी पे आपकी पूरी अकाउंटिंग खड़ी है, लिहाजा इस थ्योरी को बहुत स्ट्रांगली समझ लेना है एक बार। ठीक हो गया? पढ़ लोगे तो इसे आपने ख़त्म करना है, फिर अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर अगला शुरू कर देंगे, और होपफुली हम कोशिश ये करेंगे कि स्पीड हमारी ठीक ठाक रहे। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 दिन लेक्चर्स में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा का ये सिलेबस नहीं है। लिहाजा आपने भी ज़रा एफर्ट पुट करनी है, बजाय इसके कि हम इसे 2 महीने पे लेके जाएं, ढाई पे। उसे बेहतर है महीने सवा महीने में ख़त्म करें, 15-20 दिन आप दबा के इसे रिवाइज करो, मुझसे डिस्कस करते रहो, और साथ ही तैयारी पूरी हो तो 2 महीने बाद पेपर दे के फारिग करो। ठीक है? तो आपने अप्रोच ये रखनी है, पूरा जोर लगाना है इस पे, लेकिन समझ के करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से होंगी, आगे भी फायदा होगा। F7 भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी आसान हो जाएगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पेपर पास हो भी गया तो आगे मुसीबत ही रहेगी। ये याद रहना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपने पढ़ना है, और इंशाल्लाह अगली बार हम ये करेंगे, चैप्टर 2 से पहले कोशिश करेंगे इसका जो वो है ना क्वेश्चन बैंक,
उसके अंदर इस चैप्टर के अगर कोई क्वेश्चन नजर आते हैं तो पहले वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि आईसीसी ने क्वेश्चन बैंक में क्या कुछ दिया हुआ है, और बाद में भी चैप्टर 2 शुरू कर लें। ठीक हो गया? चलो, थैंक यू। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी आज हमने अपना लेक्चर क्लोज कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।